तो पहले तो सभी साथियाँ जो जुड़े हैं, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि आज जो हम ज्ञान का चर्चा या तो विश्लेषण करने वाले हैं सबके साथ, तो ये अलग ही ऊर्जा होगी आज का, क्योंकि जो ज्ञान का विश्लेषण से जो एक डिस्क्लोज़र होगा या तो एक नई समझ हमारे अंदर आएगी, विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलन करके। तो उसके लिए इस समय के प्रति और पूरे मेरे पीएमसी मुंबई और पूरे ग्रेट अवेकनिंग टीम का मैं ग्रैटिट्यूड शेयर करना चाहता हूँ पहले। और जैसे मैं नहीं बोलता, डिवाइन ही कहता है रहता है, जो उसको कहना है। तो उसी प्लान को आज हम अनफोल्ड करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन, विस्तार। ये ऐसा विस्तार है जो हमारे ज्ञान और गुण दोनों को विस्तार में, जब विज्ञान के साथ-साथ हमारा जो स्पिरिट है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसी स्तर पे भी एक विकसित मानव हम बन पाए, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये जो दैविक शिफ्ट होने जा रही है, कुछ चंद सालों के अंदर, तो मनुष्य के सामने कौन से ऐसे बड़े चुनिंदा रुकावटें हैं, जिसके आधार पर हमको जागृत भी होना है और फ़ोकस रहकर, ना कि उस चीज़ों को ज़्यादा चर्चा में पढ़कर, फ़ोकस रहकर हमारी चेतना में कैसे बढ़ोतरी आए, हम खुद के इनर अवेकनिंग के प्रति कैसे हम जागृत हो पाए, उस चीज़ के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है, इसमें जो रुकावट है, पहला है ट्रांसह्यूमन, यांत्रिक मानव कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के जो एक पायदान है, उसके प्रति ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है। उसका जो स्रोत है, यानी कि जो बेसलाइन है, वो है सिंगुलैरिटी। उस चीज़ को भी आज हम बहुत डीपली देखेंगे। और इन सब के आधार पर जो हमने आज तक एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और सो कॉल्ड एक सोसाइटी में रहकर एक सोशल डोग्मा को हर दिन फेस करते हैं, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। तो उन सारे विश्वास व्यवस्थाओं को और उन सारे जो ज्ञान की व्यवस्था मानकर हमने खुद को इतना एज तक हमने खपा दिया, आज उन सबको हम इसी ज्ञान के माध्यम से टूटता हुआ देखेंगे। तो उससे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा इवोल्यूशन हमको ही खुद कहेगा कि दिस इज प्योर नेचुरल ह्यूमन, जो एकदम दैविक गुणों से भरपूर हो, ऐसा मानव हम बन पाए धरती के साथ-साथ, तो ये हमारा फाइनल फोकस है। पहला जो है, बात आती है डिवाइन। इसको धर्म, पंथ, विचारधारा और ज्ञान के माध्यम से बहुत बार शास्त्र के थ्रू हो, या तो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हो, या तो अनेकों ग्रंथों के थ्रू भी हमने डिवाइन को जानने का कोशिश किया। लेकिन हमने कभी ये पता नहीं किया कि हम खुद भी एक सृष्टि हैं, हम खुद एक क्रिएशन हैं। तो जब हम इस क्रिएशन को जान लेंगे, तो पता चलता है कि हम इसी धरती माँ के ऊपर हैं, जिसको हम माँ तो कह देते हैं, लेकिन वो मदर है कहाँ, अभी तक हम जान नहीं पाए। कितनी दुःख की विषय है। जब हम लास्ट सेशन कर रहे थे मैट्रिक्स का, तो हमको ये बात पता चली कि मैटर, यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ ही हर सृष्टि का आधार या तो स्रोत है। एक बिंदु है जहाँ से हम इनफाइनाइट रेखाएँ खींच सकते हैं, वो है मैटर। तो जब ये पता चल गया कि मदर है यहाँ पे, मदर के ऊपर ही हम खेल कूद रहे हैं,
और इस सृष्टि के चक्र में अनेकों जन्म मरण के चक्र को भी भोग रहे हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने का कोशिश नहीं किया कि माँ के साथ है तो पिता गए कहाँ। कितनी एक विडंबना है कि हमेशा हमने पूरी जीवन 60 साल के उम्र तक जब पहुंचते हैं, जब हमारे हाथ में गीता आती है, तब भी हम भगवान को ही ढूंढते हैं। लेकिन पिता जैसा स्रोत, जिससे मदर के पास जो एनर्जी आई और पंचभूत से जो हम प्रकट हुए, उस पिता को कभी हमने खोजा नहीं। तो आज उसको हम बहुत डीपली देखते हैं कि वो है क्या। वो है वो सोर्स एनर्जी, मैटर के साथ जब मिलकर इस डिवाइन क्रिएशन को एक फिजिकल बॉडी या तो एक सूक्ष्म शरीर का बॉडी में जब वो कन्वर्ट करता है, तो ये भी पता चलता है कि एक स्पिरिट बोलकर भी कुछ चीज है। वो कहाँ है? वो है महाशून्य में। तो ये ठीक उल्टा है। मैटर में हर चीज मैटेरियलाइज है, यानी कि फिजिकल रियलिटी में हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन पिता ऐसे सोर्स या तो स्रोत में है जो महाशून्य में है, कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र के थ्रू आती रहती है। और हम इस सृष्टि को खुद सृष्टि बनकर इस चीज को भोगते रहते हैं और महसूस करते रहते हैं। और जो दिखती है उसको हम वास्तविकता मानकर आगे चलते रहते हैं। तो इससे ये तो पता चल गया कि फादर ही है वो स्पिरिट। वो स्पिरिट, वो एनर्जी है जो इस पंचभूत के साथ मिलन होकर हर एक सृष्टि को वो प्रकट करता है। तो कितना हमारे अंदर ही वो आनंद अभी प्रकट हो रहा है कि हम खुद सृष्टि हैं, क्योंकि अब पिता का एड्रेस हमको पता चल गया। तो जो चित्र स्पिरिट और मैटर के बीचों बीच है, उसको कहते हैं टोरस। टोरस यानी कि हमारे जितने भी शरीर है, मानसिक शरीर है, एस्ट्रल शरीर है, इमोशनल शरीर है, काउजल शरीर है, फिजिकल शरीर है, ऐसे जो अनेकों शरीर है, उसका एक ऊर्जा का फील्ड है, जिसको हम क्वांटम रियलिटी में अगर देखें तो हमारा शरीर ऐसे रूप में हमेशा चलायमान रहता है, चाहे वो हमको फिजिकल चक्षु में दिखे या ना दिखे। हमारा शरीर इसी सात शरीर का जो एक एनर्जी का आवरण है, वो स्पिरिट और मैटर के बीच में हमेशा ये चलता रहता है। तो ये पता चल गया कि फादर कहाँ है, मदर हमारे नीचे ही है। तो हम इस चीज को जान लेना भी बहुत जरूरी है कि ये जो एनर्जी है, दो तरफा, ऊपर से भी आ रही है और नीचे पंचभूत का भी एक एनर्जी है। तो क्या ये मदर का भी कुछ एनर्जी अलग है फादर से? जी हाँ। तो मैटर से जो एनर्जी का स्रोत का प्रचलन या तो प्रकटीकरण होता है, वो क्या कहते हैं कि फर्टिलिटी को दिखाता है। फर्टिलिटी यानी कि वंश का विस्तार और एक्सपेंशन, विस्तार। वंश कैसे आगे बढ़ेगा उसके प्रति जो एनर्जी का जो संचालन है, वो हमेशा माँ देखते हैं, जिसको हम धरती माँ कहते हैं। और जब हम सृष्टि में आ जाते हैं, सृष्टि बनकर, तब हमारे अंदर एक एक दैविक गुण भी रहता है, जिसको हम कहते हैं को क्रिएशन। हम सारे के सारे जितने सारे जीव हैं इस धरती पर, सबके अंदर ये दैविक गुण है। लेकिन अभी तक इस 3D फिजिकल रियलिटी में रहकर हम उस चीज को अपने अंदर से उजागर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये 3D जो रियलिटी है, ये एक निचली स्तर का ऊर्जा का चेतना है, जिसमें हम उसको अभी तक प्रकट कैसे होता है, उसको हम कैसे आजमा सकते हैं, अपने लाइफ में हो या तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, उसको हम जानने के लिए इस शिफ्ट में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट आती है क्या कि ये तो रही जो दैविक माँ का
कैरेक्टर है जिसको हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो है कंट्रोल। सृष्टि तो, स्रोत तो बन गया, बिंदु तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसको दिशा और निर्धारण वो कौन करते हैं? वो है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है उसको दिशा निर्देश करता है। तो उसको हम अगर एनर्जेटिक पॉइंट से अगर देखें तो उसको कहा गया कि कंट्रोल, निर्धारित करना। दूसरा क्या है? विज्ञान, यानी कि उसी सृष्टि में रहकर एक सृष्टि को अगर प्रकट करना है तो ज्ञान का विस्तार भी होना चाहिए। तो ज्ञान का विस्तार का जो मूलभूत तत्व है उसको कहा गया विज्ञान। तीसरा क्या है? राइट टू एक्शन, यानी कि ज्ञान भी आ गया, साधन भी हमारे सामने है और हम निर्धारित भी कर सकते हैं। तो अब हमको काम करना है सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जो राइट टू एक्शन वाली जो क्वालिटी है वो भी डिवाइन मस्कुलिन ही तय करता है। तो इससे तो हम खुद के अंदर हम कैसे बने और हम एक्चुअल क्या हैं, वो इस चीज को हम आज जान पाए। डिविनिटी यही है कि अपने अंदर का जो प्रभुत्व या तो भगवत्ता है, अपने माँ बाप को ही जानकर उस चीज को उजागर करना ही डिवाइन तत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि जिस सृष्टि में अभी है, जिस दुनिया में अभी है, जिसको हम 3D फिजिकल रियलिटी कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है कि जो ऊंच नीच असुन, उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि असंतुलन में है। जी हाँ, जो मस्कुलिन एनर्जी का जो तत्व है इस धरती पर, वो कुछ लोग के जो विघटनकारी प्रक्रियाएं या तो उनके षड्यंत्र के तहत उस चीज को इतनी बढ़ा दी गई है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बहुत ही निचली स्तर की चेतना में ले गई है। जिस वजह से क्या हुआ कि हम अपने ही को क्रिएशन को नहीं जान पाए हैं अभी तक। दूसरा, हमारे अंदर जो भगवत्ता का तत्व है उसको, उससे भी हम वंचित हैं, सारे मनुष्य जाति। और जब हम खुद निचली स्तर के चेतना में रहते हैं तो हम हमेशा कंट्रोल का ही सोचते हैं, सृष्टि का नहीं सोचते। सृष्टि क्या करता है? विकास करता है। कंट्रोल क्या करता है? उसको सप्रेस करता है, उसको बांध कर रखता है। तो ये तो जान गए पिछले स्लाइड में कि कंट्रोल कौन करता है? डिवाइन मस्कुलिन पावर। लेकिन ये मस्कुलिन पावर का अगर बटन को और ज्यादा घुमा दिया जाए तो वो इतना कंट्रोल कर देगा कि वो फिर आगे का विकास का बुद्धि ही नहीं जुटा पा रहा है। तो उसके क्या क्या तत्व है? पहला है डार्क सेक्सुअलिटी, यानी कि जो हमारे सृष्टि का जो मूलभूत तत्व है जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं या तो सेक्रेड सेक्सुअलिटी कहते हैं, उस चीज का इतना शोषण, या तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में हमको साथ में ले तो आया, लेकिन ये समाज के अंदर के जो मस्कुलिन पावर ने इतना सप्रेस कर दिया कि हम खुद इस समाज के अंदर रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि चंद समय का खुशी या तो आनंद की प्राप्ति करने के लिए कुछ ऐसे विघटनकारी रास्ताएं भी है जिससे हम शोषण के रास्ते में चले जाते हैं। या तो खुद को शोषित मानकर खुद की ही शोषण करते रहते हैं। उसका पहला पायदान है पॉर्न इंडस्ट्री, या तो जितने सारे ये चलचित्र के माध्यम है, जिसके हमको ये तो फील होता है कि हम कितने एडवांस्ड हैं, कितने विकसित हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो सृष्टि का तत्व है उसी को ही हम खोने पे बैठे हैं। दूसरा क्या है कि जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारे बहुत सारे इच्छाएं हैं जो जीवन के आधार मानकर हम उस चीज को बहुत सारे लोगों के साथ जब जाहिर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दूसरों को भी हम दबाते हैं, निचली स्तर की चेतना में ले आते हैं, उनको शोषण करना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। तो उससे क्या होती है? ये जो डार्क एनर्जी है इतना अपॉर्चुनिस्टिक है कि आपके अंदर जब प्रवाहित होगा कि आपको अंधा करके रख देता है कि आप किस सृष्टि के
रास्ते में चल रहे हैं, असल में क्या वो सृष्टि का आधार है या नहीं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो हमारा सृष्टि का जो एक को क्रिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो जो हमारे पास जो जिम्मेदारी है, उस चीज को हम ध्यान से समझ पाते हैं। तो जब हम ये देखा कि हमारा समाज जो है इस ज्ञान को आधार मानकर, एक फेक ज्ञान को आधार मानकर कंट्रोल करता रहता है, क्या उसके अंदर कौन सा ऐसा तत्व है जो हमको ऑल टाइम व्यतिव्यस्त या तो चिंताशील रखता है? पहला है स्केर्सिटी और सर्वाइवल इंस्टिक्ट, यानी कि डर और कमी का जो मनोभाव है। मेरे पास नहीं है वो सुख, इसलिए मैं क्या करता हूं, वो सुख को बाहर ढूंढ रहा हूं, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेजेस का हो। तो इन सब से क्या होती है कि हम ऑल टाइम हमारे अंदर ही कुछ कमी है, यही सोचकर क्या करते हैं, इस चीज हमारे ही एनर्जी को गलत विघटनकारी रास्ता में प्रोसेस करते रहते हैं। इससे क्या पैदा होती है? देखिए, समाज हमको फलता फुलाता है, लेकिन समाज ही ऐसा वायरस क्रिएट कर रहा है जो उस चीज को हम संभालने के कगार में अभी खुद नहीं है। उसका पहला प्रकटीकरण है एलजीबीटीक्यू, यानी कि समाज के अंदर ऐसे अवधारणाओं को पेश किया गया या तो प्रचलित किया गया, जिसको हम लोग गलत धारणाओं में कहते हैं कि अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर का तो गुण वो समझ नहीं पाए, लेकिन उसके अंदर का जो दुख और शोषित मनोस्थिति को रहकर उसके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी या तो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को जो सप्रेस करता है, तो उससे क्या होता है कि उससे एक ऐसा विघटनकारी लिंग पैदा होता है, जिसको हम एलजीबीटीक्यू कहते हैं, जिसको हम समलैंगिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिससे कोई सृष्टि बनेगा ही नहीं। उस चीज का राइट्स के लिए भी हमारे तमाम सारे सरकार, तमाम सारे न्यायालय उसके ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं कर रहे हैं। कितनी निचली स्तर की ये कॉन्शियसनेस या तो चेतना है कि इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी वो इस चीज को तुले हुए हैं कि चंद वोट मिलेगा तो मैं ऑल टाइम सरकार में बैठा रहूं, या तो अपने ही अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी को फैला दूं जिससे मैं खुद भगवान शिव बनकर कंट्रोल कर सकता हूं इस डिवाइन मस्कुलिनिटी को। ऐसे बहुत सारे पायदान और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे ही सोसाइटी में है, और लोग उनको अंधे बनकर फॉलो भी कर रहे हैं। तो जब हम एक डेवलपमेंटल सोसाइटी में है, यानी कि जो ऑल टाइम 24 आवर्स विकास के धारा को ही सोच रहा है, तो उसके अंदर कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो हमने देखकर भी बहुत बार अनदेखा कर दिया? वो सबसे बड़ा पावरफुल संदेश है, वो है ट्रांसपेरेंट। ये जो आप मेरे चित्र को देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में भी एक ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन मेरे पीछे का जो पर्दा है वो आप नहीं देख पा रहे, यानी कि मैं एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में हूं। यही तो कहते हैं कि आप अपना इमेज दीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जो पीएनजी हो। ये उस सब्लिमिनल मैसेज का आधार है जिसके तहत ये विघटनकारी लिंग या तो सृष्टि के अगेंस्ट में होने वाली ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने का ये स्रोत है। कितना डीप चीज है, कितना डीप एजेंडा है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट को अगर हम लैटिन के डिक्शनरी, जो सबसे पुराना भाषा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसके डिक्शनरी में जब हम इस शब्द को ढूंढते हैं, तब पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट का अर्थ तो ये है जिसका कोई पेरेंटल सोर्स उसके पास है ही नहीं। कितना दिमाग में सुन होकर ये गूंजता है कि ट्रांसपेरेंट मतलब उसका कोई सोर्स ही नहीं।
उसका कोई पिता माता नहीं है। ऐसे वर्ड्स हमारे सोसाइटी में सबलिमिनल मैसेजेस के तौर पर ये फैला दी जाती है, और जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होकर उसका जब रियलिटी प्रकट होता है, तब वही जो पेन और लोअर कॉन्शियसनेस का जो एक रियलिटी हमारे सामने दिखती है, हम चित्कार मारकर घूमते रहते हैं इधर उधर। नेक्स्ट आती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ साइंस, यानी कि ज्ञान का विस्तार विज्ञान है, तो अगर उसी ज्ञान को ही अगर शोषण करने के लिए उपयोग किया जाए, तो वो क्या हो जाता है कि जितने सारे न्यूरॉन्स हमारे अंदर है, वो क्या होता है, विघटन हो जाते हैं या तो डीनेचर हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है कि साइंस ये कहता है कि मनुष्य के ब्रेन के अंदर जो व्हाइट ग्रे सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो एक बार मरना शुरू कर दे तो वो कभी रीजेनरेट नहीं होता है। तो ये साइंटिफिक स्टडी की गई कि जितने सारे जो एजुकेशन फील्ड में है, बच्चों से लेकर पूरे सेटल्ड साइंटिस्ट के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक साइंटिफिक सर्वे किया गया, उनसे न्यूरल सेल्स को एनालिसिस किया गया कि उनके अंदर न्यूरॉन्स के कितने प्रभावकारी कौशल या तो क्वालिटीज अवेलेबल हैं। तो पता चलता है क्या कि जो लोग सबसे हाईएस्ट पायदान में है, जिनको वैज्ञानिक कहा जाता है या तो साइंटिस्ट कहा जाता है, उनके पास सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यानी कि उनका जो न्यूरॉन का जो फंक्शनैलिटी है, जिस फंक्शन पे वो न्यूरॉन्स काम करने चाहिए, सिर्फ 10 से 15% वो काम करता है। और जो बच्चा अभी तक स्कूल गया ही नहीं, उसका सबसे ज्यादा यानी कि 90+% में उसका न्यूरॉन्स एक्टिव है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, जिसको सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो बस सीखने के लिए वो अपनी इनोसेंस से, अपनी मासूमियत से उस सोसाइटी को देख रहा है। ये कितनी गहरी एजेंडा है ये देखिए। तो इससे तो यही पता चलता है कि जो बच्चे स्कूल ना जाने के लिए हजार टाइप के बहाने करते हैं, मैं भी करता था, तो वो उनके अंदर के जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो उसको मना कर रहा है कि मैं इस धारा में जाऊंगा तो मेरा जो हश्र होगा अंत में, जब मैं साइंटिस्ट भी क्यों ना बन जाऊं या तो डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बन जाऊं, वहां पे मेरे अंदर इतने कम न्यूरॉन के कैपेसिटी हो गए होंगे कि मैं सृष्टि तो क्या, अपने भगवत्ता को भी जागृत करने के लिए एक विकलांग बन जाऊंगा। विकलांग वो नहीं है जिसका डिस्कशन हो रही थी कि उनकी शादियां हो रही है, खुशी हो रही है, हमको आनंद हो रही है। वो तो अपने लेवल ऑफ आनंद में है, ब्लिस में है। यहां तो हम पढ़कर विकलांग हैं। कहाँ? हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में। ये कैसा पागलपन का सोसाइटी है देखिए। गजब का सन्नाटा है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन या तो एवोल्यूशन। जब इस विज्ञान को ही हम अगर शोषण करने के लिए अगर प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करता है, एक ऐसे पायदान को क्रिएट करता है। आज आप देख रहे होंगे कि LGBTQ है, सेम सेक्स मैरिजेस हैं, या तो चाइल्ड सेक्स मैरिजेस हैं। ऐसे तत्व अब खड़ा हो रहा है आंदोलन करने के लिए। जो इवोल्यूशन के रास्ते में नहीं जा सकता है, वो सिर्फ रेवोल्यूशन कर सकता है, क्योंकि ये पायदान या तो इस पिलर को हमने ही क्रिएट किया है, क्योंकि इस सोसाइटी का हम ही अंग है। बस जो सरकारें या तो जो कंट्रोलिंग पावर इस चीज को खाली चढ़ाएमान कर रही है, वो तो सिर्फ इसका आनंद ले रहे हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रहा है, बस उसको रिजर्वेशन दे दो, बस उसको थोड़ा सा वेटेज दे दो। लेकिन शोषित हम खुद हो रहे हैं।
कहाँ? समाज में नहीं, हमारे ही चेतना में, क्योंकि हमारा ही चेतना इन सब में डाउन हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जिस विकास के रास्ते में हम एक्चुअली चलना चाहिए, वो इवोल्यूशन तो हमारा हो ही नहीं रहा। और क्या हो रहा है? हम खुद को एज ए आंदोलनकारी या तो रेवोल्यूशनरी मानकर चल रहे हैं कि हम आगे जाकर ऐसे फ्रंट बनाएंगे कि इन सब को तोड़ेंगे करके। उन सब में भी हमारा विकास नहीं होगा। अब बात आती है कि जब हमने अपने ही विकास के तत्वों को बहुत ही मूलभूत तत्वों से समझ लिया, तो ये ट्रांस ह्यूमनिज्म है क्या? जिसको एक धारा मानकर या तो इवोल्यूशन मानकर या तो डेवलपमेंट मानकर मनुष्य उस रास्ते में आगे बढ़ चला है, वो ट्रांस ह्यूमन है क्या? ट्रांस का अर्थ तो समझ गए कि हमारा कोई सोर्स नहीं, और ह्यूमन हम तो खुद हैं। तो ये जो ट्रांस ह्यूमन है, इसका एक सबलिमिनल कोड है। उसको कहते हैं कि NBIC, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए बहुत सारे ऐसे तत्व जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे अंदर का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको कैसे हैक किया जाए, और हमारे अंदर का जो कॉग्निटिव पावर्स हैं, जो भगवत्ता के जो गुण है, उसको हमेशा के लिए कैद कर देना। ये है साइंस का एक्सप्लॉइटेशन। विज्ञान का जो विस्तार हमारे अंदर से होना चाहिए, उस विज्ञान को बाहर प्रयोग करके हमको हमेशा के लिए एक यंत्र के अंदर कैद कर देना। यह है NBIC। तो ये एक साइंटिफिक आर्टिकल है और रिव्यू पेपर्स हैं जो टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं, पब्लिक में ही है। लोग पूछते रहते हैं कि इसका सोर्स बताइए, उसका सोर्स बताइए। हम अपने ग्रुप में हमेशा PPT के माध्यम से जब PPT शेयर करते हैं, उसके सबसे लास्ट पन्ना या तो सबसे लास्ट जो पेज होता है उसमें सारे साइंटिफिक लिंक्स दिए जाते हैं। उस चीज को जरूर पढ़िए। ये जो लाइन है ये उसी साइंटिफिक रिव्यू पेपर में पब्लिश हुई है 2020 में, जिसको 4 साइंटिस्ट ने लिखा, रिसर्च किया और पब्लिश किया। और वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडीज आर हैक्ड टू एक्सीड नेचुरल फिजिकल ह्यूमन लिमिट्स। यानी कि ह्यूमन के अंदर जो लिमिट्स हैं, जो कमियां हैं, उसको अगर हम ह्यूमन के कॉन्शियसनेस को अगर हैक कर ले तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज पता कर सकते हैं। ये पब्लिक डोमेन में पेपर है और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये असल साइंटिफिक रेवोल्यूशन या तो साइंटिफिक एक्सप्लॉइटेशन है। तो उससे कौन कौन से चीजें हैं जो अभी तक साइंस के अंदर पिछले 3 साल के अंदर, हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पिछले 3 साल के अंदर क्या क्या चीज आई साइंस के अंदर। तो पहले कहा गया कि जो ट्रांस ह्यूमन होगा उसके अंदर जो ये सेक्सुअलिटी है उसको कंप्लीटली हटा देते हैं। उसका रीजन क्या है? जब पूछा गया तो यही मूर्ख साइंटिस्ट बोलते हैं क्या है कि सेक्स से तो आप सामने वाले को पीड़ा देते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है और 9 महीने तक उसको वो माँ को भी पीड़ा है। और ये एक ढकोसला वाला तत्व बताते हैं कि ये डिवाइन फेमिनिन का सप्रेशन है। ये तो उस सृष्टि का आनंद है जो माँ पीड़ा से पूरी जगत को दिखाता है कि पीड़ा में भी सृष्टि का प्रकटीकरण हो सकता है। लेकिन जो लोग विज्ञान को शोषण करके इस मनुष्य जाति का चेतना को दबाना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ट्रांस ह्यूमन का जो भविष्य है उसमें सेक्सुअलिटी को कंप्लीटली मिटा दिया जाए। वही होगा कि आप बच्चे पैदा तो करेंगे, लेकिन वो ये कह नहीं पाएगा कि मेरा पेरेंट कौन है, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है। कितने
अद्भुत बात है। दूसरा है नो ऑफस्प्रिंग, यानी कि आपके कोख से या तो मनुष्य के पेट से या तो मनुष्य के अंदर से कोई बच्चा पैदा होगा ही नहीं, बस प्रकट होगा। कहाँ होगा? बाहर, जिसको हम एक्टोलाइफ के नाम पे पिछले काफी सेशन में डिस्कस किया कि एक्टोलाइफ कैसा काम करता है, कि बाहर ही मदर के ऊम्ब को साइंटिफिकली मिमिक करके बच्चे को पैदा किया जाना। नेक्स्ट आती है, ये जो ट्रांस ह्यूमन होगा उसका मेन मूलभूत तत्व होगा नॉन इवोल्यूशनरी, क्योंकि जो रेवोल्यूशन आज ये सारे जो ढकोसले वाले लिंग के जनजातियां बन रही है, वो जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जिस वजह से ये ट्रांस ह्यूमनिज्म का रास्ता आगे चल पड़ा है, उसका मेन आधार है कि ह्यूमन के अंदर जो विकासशील जीन्स, डीएनए, वो सब है, उसको ही हटा दो और उसके अंदर जीरो प्रोपागेशन कर दो, यानी कि वो कभी वंश विस्तार के नाम पे सोचेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि जितने सारे हायर स्टेट यानी कि हाई स्टेटस के लोग होते हैं, उनके अंदर ही सबसे ज्यादा कमियां दिखाई देती है। किस चीज की? स्पर्म काउंट की। बच्चे पैदा नहीं कर सकते, स्ट्रेस में रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो सृष्टि के तत्व वाली जो जीन्स और न्यूरॉन्स होने चाहिए, वो तो ऑलरेडी डीजेनरेट हो गए हैं। वो कहां से भला बच्चा पैदा करेगा? आप भला उसको कितना भी डॉक्टर्स का सलाह दिला दो कि भाई तू बस थोड़ा स्ट्रेस कम ले, नहीं, उसके अंदर तो उसके सृष्टि का भगवत्ता ही जा चुका है। ये है ट्रांसह्यूमन का पहला स्टेप। अब उसका रीजंस क्या है, उसको कैसे लाया जाता है समाज में? पहला है सुई ठोकना। बचपन से लेकर अभी तक रोग प्रतिरोधककारी शक्ति पैदा करने के नाम पे जो ये सुई ठुकवाते रहते हैं, उनके अंदर ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम कहा गया NBIC। नैनो पार्टिकल्स बायोटेक्नोलॉजिकली आपके इंफॉर्मेशन तत्व को, आपके कॉग्निटिव साइंटिफिक नॉलेज को कंप्रेस करके आपकी चेतना को कहीं और फेंक देने का जो साजिश है, इसका ये पहला स्टेप है। तमाम सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। इन सब से बचिए, क्योंकि ह्यूमन इन्हीं पायदानों से या तो इन्हीं एजेंडा के वजह से वो अपना भगवत्ता हमेशा के लिए खोने के कगार में खड़ा है। नेक्स्ट आती है बायोचिप्स। बायोचिप्स कहाँ से? हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में जितने सारे पैकेज्ड फूड हैं, जो आता है सिर्फ गर्म करिए और खाइए, आनंद लीजिए, या तो जो बन्स है या तो बेकरी प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर ये नैनो पार्टिकल्स रहते हैं और आपके अंदर जाकर वो जो एजेंडा ड्रिवन केमिकल्स उसके अंदर होंगे, वो आपके ही आनुवंशिक जो कैपेबिलिटीज हैं, जिसको आप डिविनिटी कहते हैं, उस चीज को बहुत छद्म तरीके से काट रहा है। दूसरा है डार्क सेक्सुअलिटी। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि उसी सोसाइटी में रहकर शोषण करते हैं कुछ समय का खुशी प्राप्त करने के लिए, उस वजह से भी ये ट्रांसह्यूमन का एजेंडा चालू रहता है। नेक्स्ट क्या है? सोसाइटी में हायर स्टेटस के लोग जो हैं, साइंस का इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिए हैं कि आर्टिफिशियल ब्लिस को भी अब मार्केट में हर कंट्री में अवेलेबल है, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल डीएमटी प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। सिंपल साधारण भाषा में कहा जाए तो ड्रग्स, जो एक यांत्रिक परमानंद का स्थिति कुछ समय के लिए या तो कुछ चंद समय के लिए लाना अपने अंदर, ये उस ट्रांस ह्यूमन का
दूसरा मेजर पायदान है। उससे क्या होती है कि हमारे अंदर सिर्फ खुशी जो है यंत्र बनकर रह जाता है। जैसे यंत्र का एक हाफ लाइफ पीरियड होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट होता है। क्योंकि जो भगवत्ता हमारे अंदर है वो इनफाइनाइट सोर्स का है और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक हमको आनंद में रख सकता है। लेकिन ये सारे शोषण के जो पायदान जो सब बना दिए गए हैं, इंसान आनंद खोजते खोजते अब यंत्र की आनंद को ही खोज रहा है। अब बात आती है लास्ट, जो है बायो हैकिंग। इस एजेंडा का जो सबसे बेस्ट मेथड जो इस डार्क सोसाइटी ने दिया है वो है बॉडी पियर्सिंग। जो आपने देखा होगा कि ओंठ में, जीभ में, उसमें भी ये बायोचिप्स या तो केमिकल रहती है। तो उस वजह से क्या है, आप दुनिया को स्टाइल तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप आंखों के में, जीभ के अंदर, ओंठ के पास जो ये केमिकल्स आपके कोशिकाओं में सतत 24 आवर्स जो आपके अंदर जा रही है, वो इसी ट्रांसह्यूमन मैकेनिज्म को आपके अंदर इंस्टॉल कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, धीरे धीरे, स्लो पॉइजन की तरह। दूसरा है टैटूज। टैटूज क्या होती है कि ये माना जाता है कि ये हिस्टोरिकल फिगर में टैटू करवाना एक आनुवंशिक एक प्रथा थी, खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद के कबीले को दिखाना। लेकिन इसके अंदर भी जो इंक्स और इंक के साथ साथ जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसमें भी ये इम्प्लांट्स और बायोचिप्स आ चुकी है। उस वजह से क्या है कि जो लोग ये सब चीजें करवाते हैं, उनके अंदर के जो सेक्सुअलिटी है, या तो जो साधारण भाषा में कहा जाए तो बच्चे पैदा करने का जो कैपेबिलिटीज है, वो बहुत ही विघटनकारी हो चुके हैं। जो वेस्टर्न कंट्री के ये सब चीजें प्रचलित हो रही है। तीसरा जो सबसे घातक है वो है बायो हैकिंग मेडिटेशंस। मेडिटेशन को अगर हम साइंटिफिकली अगर डिकोड करें तो वो कहा गया कि ये एक सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस है। यानी कि खुद को मेरे फ्री विल के अनुसार मैं हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उस आनंद की स्थिति को फील कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो फेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तो फेक गुरुस हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हो, या तो श्वास के जो लेना छोड़ना का जो टेक्निक्स होते हैं जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, उसके बहुत सारे मॉडिफाइड टेक्निक्स मार्केट में आए हैं। और इसका प्रचलन यही फेक स्पिरिचुअल गुरुस करते हैं। उस वजह से क्या है कि हमारे अंदर जो असली का आनंद प्रकट होना चाहिए, जिसको लेकर हमारे अंदर इवोल्यूशनरी कैपेबिलिटीज होना चाहिए, वो क्या हो जाती है, वो रेवोल्यूशनरी कैपेबिलिटीज में बदल जाती है। उसका साधारण अर्थ है कि हमारे अंदर भगवत्ता जागृत होना के बजाय वो क्या करती है, विघटनकारी या तो आंदोलनकारी गुण हमारे अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाता है। जिसको हम सिंपल भाषा में कहें तो इनको कहा गया फॉल्स लाइट। जो डार्क भी नहीं है, वो लाइट भी नहीं है, वो बीच का है। सिर्फ वो बोलता है कि मैं किसी भी तरफ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाने आया हूं। उनमें भी एजेंडा है इसी ट्रांसह्यूमनिज्म को प्रचलन करने के लिए। तब बात आती है कि अब बच्चे तो हैं, साइंस भी है, उसको पढ़ना तो है, आगे बढ़ना तो है। लेकिन जो महानुभव मेरे पीछे हैं, जो सबको चुप करवा रहे हैं, वो 1800 सदी से लेकर अभी तक सबको चुप्पी ही साधे रहे हैं। इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या दिया दुनिया को, इवोल्यूशन के थ्योरीज दिए। यानी कि मनुष्य के अंदर जो आनुवंशिक विस्तार या तो विकास होने चाहिए, उनके थ्योरीज को उन्होंने दुनिया को दिया।
अब ये ध्यान रखिए, सबसे एक पॉइंट की बात है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिकोड करेंगे। जो फादर ऑफ इवोल्यूशन इनको कहा गया है, तो ये बात है कि फादर का ही क्यों नाम लिया जा रहा है, इस चीज को सुनिए और अपने चेतना में एक जगह सेव करके रखिए। ये बहुत जरूरी विषय है। इनको कहा गया फादर ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मनुष्य का विकास होने का ये बाप है। ये बाप क्या, आप जब इनको समझ जाएंगे तो समझेंगे कि ये इस दुनिया में या एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा पाप है। क्या कहते हैं ये कि किसी भी जीव को अगर साइंस के आधार पे अगर उसको विकास करना है, अपने पूरे फिजिकल रियलिटी को अगर विकास करना है, तो उसमें वो कहते हैं कि डीएनए का कोई रोल नहीं है। आप कितना भी छेड़छाड़ कर सकते हो, इसी आधार पे ये सारे सुई वाले चीजें बनी है। आप क्या करते हैं, कुछ रोग हुआ तो तुरंत जाकर सुई ठुकवा देते हैं, क्योंकि इनके कही हुई आधार पे ही इस डीएनए को छेड़छाड़ करने के लिए आपके फ्री विल को यूज किया जा रहा है। अगेंस्ट में, फ्री विल के अगेंस्ट में इन सारे चीजों को लाया जा रहा है। और इन महानुभव का हिस्ट्री क्या है, ये खुद साइंटिफिक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स थे, जिसको हम फ्री मेजन्स या तो इल्यूमिनाटी कहते हैं। और पूरे जो हम साइंस का जो ह्यूमन इवोल्यूशन या तो पूरे इवोल्यूशन को ही समझते हैं प्राणी जगत का, इनको बाप कहा जा रहा है। और हमारे बच्चे इसको पढ़ भी रहे हैं। मैं भी ऐसा मूर्ख हूं, मैं भी पढ़ा हूं और मैं भी इनको फादर मानता था। तो एक्सेप्टेंस ही आपके चेतना को बढ़ाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब की जागृति हमारे अंदर ऐसा बीज डालेगा कि हमको आगे बढ़ने से कोई और रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस के अंदर पॉजिटिवली अगर किसी बीज को अगर हम डालें, तो वो सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा। अगर कॉन्शियसनेस में ऐसे पाप के बीज को अगर हम डालें, तो ये हमेशा सबको चुप ही करवाएगा। तो ये क्या कहते हैं, इनके थ्योरीज क्या कहते हैं कि सेल्स जो है, हमारे अंदर के कोशिकाएं जो है, वो उनके अंदर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो विकास के धारा में कोई रोड़ा ला सके। इसलिए आप अपने प्रति फोकस ही ना रहो, बस विस्तार में आप आगे बढ़ते रहो, जैसा आपको विकास करना है करते रहो। दैट मीन्स आपको ये कह दिया गया कि आपका विकास सिर्फ बाहर है। ये उस बहिर्मुख रास्ते का एक बहुत बड़ा कुआं है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को गहरे से समझते हैं तो पता चलता है कि हमको अंतर्मुख होना है स्पिरिचुअली विकास करने के लिए, हमारे अंदर के भगवत्ता को जागृत करने के लिए। लेकिन हम जो बच्चों को स्कूल जो भेज रहे हैं, इन पाप के बीज को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, ये क्या बीज डाल रहे हैं कि बाहर का विकास ही मनुष्य का विकास है। दूसरा और क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है इस चीज का, कि किसी भी जीव को अपने नेचर के अंदर, जिस पर्यावरण या तो प्रकृति के अंदर वो जो जी रहा है, उसको अगर विकास करना है, इवोल्यूशन लाना है, तो जो पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको। तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी क्यों हो रहा है? लोग, ये जो कुछ चंद बंदर वहां बैठे हैं यूएन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ये क्यों लोगों को डरा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? आप क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न ही जागृति है, और प्रश्न ही आपको इवोल्यूशन के प्रति ले जाएगा, ना कि आंदोलन करना, धरना देना। उससे वो करेंगे तो उसका आउटपुट भी आपको केजरीवाल ही बनेगा, मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहूं तो इससे हमको यही पता चलता है कि जो चीजें हमको एजुकेशन सिस्टम में
सबलिमिनल मैसेजेस के रूप में पढ़ाई गई और सिखाई गई, कितना गहरा वो एजेंडा वाली बीज है। हमको हमारे ही सोर्स से काटने का ये प्रक्रियाएं हैं। तो जब हम इस सारे थ्योरीज को, ये कचड़ा थ्योरी जो हमने पढ़ा है, उसको जब हम समराइज करते हैं, तो पता चलता क्या है कि साइंस ये तक भी कह देता है कि धरती किसी शिफ्ट के प्रति जा ही नहीं रहा है, और ह्यूमन किसी चीज के प्रति एडेप्ट करने का कोई चिंता ही ना करे। अगेन बहिर्मुख, कि इंसान बाहर के चीजों को से मुक्त होकर अपने प्रति सोचे ही नहीं, ऐसा वाला थ्योरी ये दुनिया को दिए हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनको बाप माना जा रहा है। अब नेक्स्ट आती है कि सबसे जो लोएस्ट लेवल कॉन्शियसनेस है, जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिक्ट कहते हैं, ये महानुभव के अनुसार सृष्टि में जीव का अगर इवोल्यूशन या तो विकास होना है, तो उस पर्यावरण के अंदर उसको सरवाइव करने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो आज तक हम जो कहते हैं कि ये खा लूं तो मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी जाग जाएगी, वो पी लूं तो मेरा थर्ड आई खुल जाएगा, वो लगा लूं तो मेरे अंदर कवच आ जाएगा, ये जो सर्वाइवल की जो सारी सोच है, इसी एजुकेशन सिस्टम के बीज से ही आ रही है। चाहे वो वैदिक स्पिरिचुअलिटी से निकला हुआ सारे तमाम टोटके हैं या तो विधियां हैं, जो हमको सिर्फ कार्य या तो एक्ट के आधार पर ही चुन रहे हैं। आप मंत्र कर रहे हो तो ही आप स्पिरिचुअल हो, आप हवन कर रहे हो तो ही आपका विकास हो रहा है। ये सब जो चीजें हैं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दिखाता है और प्रदर्शित करता है। लेकिन हम जब बचाव की मनोस्थिति में रहते हैं, सर्वाइवल की स्थिति में रहते हैं, हम पूरी तरह से फ्री विल को सरेंडर कर देते हैं कि बस बताइए, बस मुझे इससे निकलना है। उससे कितना बड़ा दुखद बात है कि इंसान के अंदर भगवत्ता तो है, लेकिन इन सब चीजों के प्रति मुखर या तो सजग रहकर भी वो इन सब से बच नहीं पा रहा। अब नेक्स्ट बात आती है, साइंस के थ्रू अगर हम अपने ही चेतना को थोड़ा सा खोल कर देखें, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में फादर जो है, घर में फादर जो है वो कंट्रोलिंग फिगर है, माँ जो है वो लव के फिगर है, यानी कि प्रेम के प्रतीक है। तो जो मैं पिछले स्लाइड में कहा कि ये जो फादर वर्ड है, इसको नोट करके रखिए। यहाँ पे भी एक महानुभव का सेंटर में पिक्चर है, इनको कहा गया कि ये जेनेटिक्स के फादर है। ये दूसरा बड़ा ढकोसलेबाज जो 18वीं सदी में ही आए। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा अंदर का जो जीन्स है, उसके अंदर अगर क्वालिटेटिव इवोल्यूशन होना है, यानी कि जो हमारे गुणों में अगर विकास लाना है, तो हमारे अंदर के जो मस्कुलिनिटी है या तो जो पुरुषत्व है, उसको आगे बढ़ाए। तो जो हम यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट जैसा है, जिसमें दो पेरेंटल सोर्स बताया गया, यानी कि माँ के तरफ से जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, यानी कि नाना नानी और दादा दादी, उनसे जो जीन्स आ रही है, वो किससे आ रही है? हमारे फादर और मदर के सोर्स से। तो जब हम ये पता कर लेते हैं कि फादर से भी कुछ जीन्स आ रहे हैं, मदर से भी कुछ जीन्स आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा हमारे सोसाइटी में कि बोलते हैं कि लड़का पैदा करो तो वो पैसा कमाएगा, हमारे वंश का विस्तार कर सकता है। इसका रियलिटी क्या है पता है? इसका रियलिटी ये है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जो महानुभव का पिक्चर है, वो क्या साइंटिफिकली ये प्रूफ्ड बात है कि जो
हमारे फादर से जो जीन्स मेरे में आए, मैं लड़का हूं, मेरे में जब आए, तो मेरे अंदर जो जीन्स है वो कैरियर नहीं है। कैरियर इन द सेंस, वो आगे जाकर मेरे बेटे में मेरे जीन्स जो मेरे फादर और फोर फादर से आ रही है वो बढ़ेगा ही नहीं। ये जेनेटिक्स कहता है, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च है ये। और मदर को क्या कहा गया कि ये जीन्स और जेनेटिकल ट्रेट, जिसको हम गुणसूत्र लेवल पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर का, क्वालिटीज जो है, वो सिर्फ मदर ही कैरी करता है। ये कहाँ से आया? इन्होंने डराया, आपको याद होगा एड्स करके एक बीमारी आई जिसमें ये डराया गया कि आप किसी भी स्त्री के साथ संपर्क मत रखिए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो प्योर ब्लड है कि नहीं। तब ये बात सोसाइटी में, एजुकेशन में आया कि मदर जो है वो जीन्स के संचालक हैं, फादर जो है वो सिर्फ उस सृष्टि को ऊर्जा देता है उस बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए। तो ये एजुकेशन और सोसाइटी, जिसको हम सोशल डॉगमा कहते हैं, ये सोसाइटी में कैसा बीज डाल दिया कि लड़का ही पैदा करो। तो अब क्या हो गई है, जो ग्राफ्स में छोटी इमेज करके डाला हूं, वो ग्राफ ये है कि पिछले 15 साल में जो ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलिटी है, जिसको स्पर्म काउंट भी कहते हैं पुरुष के अंदर, वो सिग्निफिकेंटली घट गई है। क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ऐसा बीज डाल दिया कि लड़के ही पैदा करो। क्योंकि ये बीज ऐसा है कि लड़का पैदा होता रहे और वो जो जीन्स का जो संचालन है वो प्रक्रिया ही बंद हो जाए। उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये होगा, जो आने वाले मनुष्य है उसके अंदर वंश विस्तार करने का या तो बच्चे पैदा करने का जो कैपेबिलिटी है वो होगा ही नहीं। अब दूसरा ये है कि उस मामले में क्या हो गया कि जो स्त्री तत्व है वो दब गया। तब सोसाइटी में और एक ढकोसला आया है। क्या है? फेमिनिन एनर्जी के नाम पे फेमिनिज्म को लाया गया, जहां पे स्त्रियों को रिजर्वेशंस, स्त्रियों को कुछ चटनी जैसा कुछ वेटेज इस सोसाइटी में दे देते हैं कि भाई आप ही चलाएंगे अब सोसाइटी। राष्ट्रपति भी बना दिया। छाती पीट कर हम कहते हैं कि देखिए हमारे पूरे दुनिया में ये ट्राइबल राष्ट्रपति है। मूर्खता तो ये है कि आपने सोसाइटी में ऐसा बीज फैला दिया कि इतने लड़के पैदा कर दिया कि आपका जो जीन्स में जो विस्तार होने वाली थी, आपने जानबूझकर उस चीज को, उस इवोल्यूशन के रास्ते को बंद कर दिया। और वो कहाँ ले जाएगा? ट्रांसपेरेंट के रास्ते में, ट्रांस ह्यूमन के रास्ते में। अब यही हो रहा है। जो चित्र आप देख रहे हैं, दो कपल खड़े हैं, एक वो अपना पेट दिखा रहे हैं जिसमें वो बच्चा है, वो कौन है? वो एक लड़का है। यही दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जीन्स को संचालन करने के लिए अब उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। तब वो क्या कर दिया? लड़कियों को आगे कर दिया फेमिनिज्म के नाम पे, और लड़के का पेट फुला दिया। देसी भाषा में कहूं तो, भले किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। उससे ये हुआ कि जो हमारे दैविक विस्तार यानी कि जो डिवाइन इवोल्यूशन का जो रास्ता था, वो हमने एजुकेशन और सोसाइटी के प्रेशर के वजह से उस इवोल्यूशन के रास्ते को ही हमने पूरे गला काट दिया उसका। और बच्चा पैदा कीजिए लड़के। ये मैं आप सबको कह रहा हूं कि ये साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, जिस वजह से
अभी क्या हुए हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर तो अब वो पुरुषत्व रहा नहीं, तब वो क्या हो रहा है, फैशन के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे जो चित्र मैंने साइड में लगाया है, वो सब अब साड़ी पहनकर घूमने लगे। ये ट्रूथ है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रचलन शुरुआत हो चुकी है। वहां पे बच्चों को, पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि लड़कों को आप फ्रॉक पहनाकर भेजिए स्कूल में। ये उस सब्लिमिनल मैसेज का बीज है कि जहां पे अर्धनारीश्वर का जो ढकोसला ये आगे ले जाकर दिखाने वाले हैं कि आप बच्चा पैदा करने का कोई ड्यूटी आपके पास नहीं है। उसको कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। ये जेंडर इक्वालिटी एक एजेंडा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो ये सब जितने तटपुंजिये हैं इन सब के थ्रू ये आ रहे हैं। और ये सब पब्लिक फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो साड़ी पहनकर घूम रहे हैं, इस चीज को इनिशिएटिव ला रहे हैं सोसाइटी में। तो जो आज तक लड़के पैदा करते करते अपने जो दैविक इवोल्यूशन को ही काटा, अब तो वो साड़ी पहनने के लिए मजबूर ही होगा, क्योंकि उसके अंदर जो डिवाइन मस्कुलिनिटी और डिवाइन फेमिनिटी का जो बैलेंस होना चाहिए वो कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया। जो हमने पहले स्लाइड में डिविनिटी को समझा, अब आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं अभी हम किस इम्बैलेंस के सिचुएशन में गुजर रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है सिंगुलरिटी। ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि हमारा ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम तो जो है वो सिर्फ सिंगुलर है। उसका मतलब ये है कि हमारे फ्री विल का सरेंडरिंग इतना करवा दी गई इस एजेंडा के तहत। अब और एक चीज आ रही है ट्रांसह्यूमनिज्म के, जो आगे का उसका जो आउटपुट है या तो उसका जो सैद्धांतिक रूप जो है वो है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का अर्थ क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, एक है लेकिन वो सिर्फ एक ही रह गया है। उसका मतलब क्या है? ना उसका माँ कोई है ना कोई बाप है। दैट मीन्स आपके डिवाइन फेमिनिन फेमिनिन जो एनर्जी है उसको इतना सप्रेस किया गया और डिवाइन मस्कुलिन को इतना हाइपर करके उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया। उस वजह से क्या हो गया, बाप बाप ऊपर चला गया जो स्पिरिट है, माँ इतनी सप्रेस हो गई कि वो आपको अब सृष्टि का आधार ही नहीं मानने को तैयार है। उस वजह से देखा होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज या तो केओटिक सिचुएशंस होते हैं, सो कॉल्ड सुनामी है या तो भूकंप है, जो नेचुरल तरीके से आते हैं, हार्प के वजह से नहीं। हार्प का तो अलग एजेंडा है, वो हमने पिछले सेशंस में समझ लिया है। लेकिन जो नेचुरली होते हैं वो उस माँ का दर्द है, जिसको आप धरती माँ कहकर पुकारते हैं, ये उसका दर्द है कि आप उसके डिवाइन सोर्स से कट हो रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या प्रलय आएगा? ऐसे स्टेप्स लेंगे, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपने ही दैविक और जो भगवत्ता है अपने अंदर ही उसको अगर काटेंगे तो प्रलय तो आएगा ही। लेकिन इसको अगर स्मूथ करना है, क्योंकि धरती अभी इस कगार में है कि वो एक निचली स्तर की ऊर्जा से उच्चतम स्तर की ऊर्जा में जा रही है। फॉरगेट अबाउट 3D 4D 5D एवरीथिंग। सिंपल इतना मानकर चलिए कि जो शिफ्ट आ रहा है, संपूर्ण धरती एक उच्च स्तरीय ऊर्जा में शिफ्ट हो रहा है। उसमें अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके अंदर का भगवत्ता जागृत करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंगुलरिटी में आप चले जाएंगे। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जो मैट्रिक्स में हमने सब क्वांटम एनोमली को समझा,
ये सब क्वांटम एनोमली का ये दूसरा रूप होगा, जो इतना ट्रॉमाटाइज्ड और इतना गुस्से वाला, जो उसके अंदर जो इम्बैलेंस है, एंड टाइम मैडनेस है, उसको इतना कंप्रेस कर देगा कि वो सदैव इनफाइनाइट टाइम के लिए वो इस क्वांटम फील्ड में या तो यूनिवर्स में एक एनोमली बनकर रह जाएगा। एनोमली इन द सेंस, ना उसका कोई स्रोत है, ना उससे कुछ सृष्टि हो सकता है, क्योंकि सृष्टि ना होना ही ट्रांसपेरेंट है, और उसका भी कोई स्रोत नहीं है, वो सिंगुलरिटी है। जैसे आप मार्केट में गए, आप भूल गए कि आपका अता पता आप कहाँ है, तो आप तो लापता हो ही गए। तो ये है उसका साधारण भाषा में अर्थ, कि आपका स्रोत से ही आप कट जाए और आपसे भी कोई सृष्टि ना हो पाए। अब बात आती है कि जब हमने इस एजेंडा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, तो अब हमारे अंदर तो ये प्रश्न तो उठेगा कि हमारे भगवत्ता का जो रास्ता है, हमको किसके प्रति इशारा कर रहा है, किसके प्रति हमको जाना चाहिए। उसको कहा गया नेचुरल इवोल्यूशन। हमारे अंदर का जो प्रकृति है या तो चरित्र है, उसमें ही विकास लाना पड़ेगा। कहाँ से? अंदर से। तो अभी जो उच्च स्तरीय ऊर्जाएं आ रही है, कहाँ से? गैलेक्टिक सेंट्रल सन से। उससे क्या क्या चीजें हमारे अंदर होंगे? पहला है, जो हमारे अंदर का जो गुणसूत्र या तो डीएनए को अभी तक इस एजेंडा में सप्रेस करके रखा गया था, वो ऊर्जा आ रही है, और हमारे अंदर का जो वो डीएनए है, उसको वो एक्टिवेट करने में मदद कर रहा है। दैट मीन्स माँ अभी पेन में है, बच्चे लापता है, उनको क्या करना है कुछ नहीं पता है। फादर का जो स्पिरिट एनर्जी है, वो आ रहा है हम सब के प्रति, कि जगाने में वो मदद कर रहा है। तो जब आज तक हम सिर्फ भगवान 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 कहते आ रहे थे, वो रियल डिवाइन पावर अब इस धरती पे आना शुरुआत हो चुका है। आप माने या ना माने, विकास तो सबका होगा, क्योंकि ये समय ही विकास का है। दूसरा है इनर नोइंग, यानी कि अंतर जागृति ही हमको इस धारा में और गहरी तरीके से आगे ले जा सकता है। फोकस होकर, इधर लाइट, ना उधर डार्क, क्योंकि सृष्टि तो सिर्फ आपका ही है, आप खुद सृष्टि है। तो सिर्फ खुद को ही जानना कि हम अंदर से कितना वो डिवाइन मॉस्कुलिनिटी का पावर का हक रखते हैं, डिवाइन फेमिनिन का हक रखते हैं, उसका जानना ही इनर नोइंग है। और क्या? उस डिवाइन मदर को पहचानना, जो इस सृष्टि का मेन स्रोत है। ये भी एक बहुत उच्च स्तरीय चेतना के प्रति हमको ले जाने का एक धारा है। और किसको जानना? सोर्स फादर कौन है, जिससे हमको ये ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा आ तो रही है, हमको उसके बारे में भी जागृति लाना, इस उस उच्च स्तरीय चेतना के प्रति एक और जागृति का एक पड़ाव है। तीसरा है फ्री फ्रॉम कंट्रोलिंग सिस्टम्स। ये जितने सारे कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, एक शब्द में, उन सब से मुक्त होना। जो आज तक ह्यूमैनिटी पीड़ित था और शोषित था, अब समय आ गया है कि आप अपना फ्री विल और अपने कॉन्शियस क्रिएशन को आप अपने हाथ में तो ले, उसका एक्सेप्टेंस तो लाए अपने अंदर। वो लाना ही आपका इवोल्यूशन के प्रति एक फास्टेस्ट अप्रोच है, सबसे अति शीघ्र उपाय जो कहते हैं। अब नेक्स्ट है, जीरो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होना चाहिए। अपने अंदर की ये टोना टोटका बचाव, ये सारे गतिविधियां से ऊपर उठकर अपने भगवत्ता को जानने का प्रयत्न अब समय की मांग है। अगर
अभी भी अगर इस चीज में है कि मैं फलाना चीज कर दूंगा तो निकल जाऊंगा, उस चीज करने से ये एंटी मैडनेस और बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो अनसुलझा हुआ प्रश्न और प्रकट होंगे। नेक्स्ट आती है कनेक्शन विथ यूनिवर्सल माइंड। जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो उस सामूहिक चेतना या तो सामूहिक मानसिक चेतना से जुड़ने का जो एक प्रक्रिया है, उसमें भी फोकस रहकर जुड़ें। और जब हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं, वो बीज तो डालें कि जो सृष्टि को क्रिएटिव हो, यानी कि सबके लिए अच्छा वाला रियलिटी हो, ना कि सिर्फ मेरे लिए या तो मेरे समूह के लिए नहीं। क्योंकि धरती ही शिफ्ट हो रही है, तो हमारा हर एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि एक को क्रिएटिव रियलिटी को पैदा करना या तो कल्पना करना। उससे, इन सब चीजों से लास्ट की लास्ट जो हमको एंड रिजल्ट है, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी बनिया के पास जाओ पूछो तो बोलेगा कि फायदे का बात बताओ। ये फायदा है हमारा अंदर का जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि एक बिंदु जो हमारे अंदर सोर्स की तरह काम करता है, जो असली भगवत्ता को जागृत कर सकता है, वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। और उसी को ही कहते हैं कि नेचुरल इवोल्यूशन। ये रहे वो 10 जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, रिव्यू पेपर्स हैं, जो हमने उनका अध्ययन करके इन सारे चीजों को आपके सामने रखा। तो इन सब के प्रति भी ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि ये सारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके पूरी ह्यूमैनिटी को ये नॉलेज तो दे रहे हैं कि एजुकेशन में जो एजेंडा है, हमको जानना कितना जरूरी समय है। धन्यवाद।